हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम जानेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले चैप्टर 8 सेल और चैप्टर 10 सेल डिवीजन हम पहले ही कर चुके हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। कैसे हम केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में क्या पता करना है हमें। बायोमैक्री मोलिक्यूल्स क्या हैं, जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिक ऑफ लाइफ, लिविंग स्टेट, एंजाइम। और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो इसमें हमने बेसिकली क्या क्या हमने पढ़ा है ये देख लीजिए। तो देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन हम कैसे जानेंगे। तो केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉरी। तो मोस्टली जो है वाटर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वाटर कंपोनेंट को निकाल दिया जाए तो ड्राई मैटर जो है बॉडी का वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ड्राई मैटर जो है जैसे अर्थ क्रस्ट पे जो पाए जाएंगे मॉलिक्यूल, तो अर्थ क्रस्ट पे जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके कंपेरेटिवली जो बॉडी में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि उनका जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट पे मिलेगा, या फिर हम बोलें कि मिनरल्स जैसे आयरन वगैरह अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे तो बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो कैसे एनालाइज करेंगे, इसके लिए एनालाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक टिश्यू को ले लेंगे। मान लो लीवर का हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, या फिर प्लांट का हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, उसे मोर्टल्स जो मिक्सी वगैरह होती है ना, उसमें अच्छे से मोर्टल और पेशल के साथ क्या करेंगे, उसका अच्छे से चूरा बना लेंगे। ठीक है, देखो ये दिखा ना, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी, एक स्लरी मिलेगी। और फिर हम उसको ना एक कॉटन क्लॉथ में से छान लेंगे। तो कॉटन क्लॉथ में जो हम उसको छान लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे, तो जो नीचे बचेगा उसको रिटेंडेंट बोलेंगे, और जो ऊपर बचेगा वो क्या, ऐसा फ्लूइड होगा जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है। और ये वाला जो नीचे वाला मिलेगा वो सोल्यूबल हो जाता है। तो ये जो नीचे वाला मिला है इसमें सारे हमें माइक्रो मोलिक्यूल मिलेंगे, माइक्रो मोलिक्यूल मिलेंगे, जिनका मोस्टली जिनका जो वो होता है 800 डाल्टन से कम होता है मोलिकुलर वेट। और जो हमें ऊपर मिलेंगे वो हमें बेसिकली चार मिलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे हमें, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे हमें, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा हमें मिलेंगे प्रोटीन। ठीक है, और लिपिड्स। देखो लिपिड्स ऊपर मिल रहे हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये मैक्रो मोलिक्यूल्स भी नहीं होते। लिपिड जो है माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो इनका मोलिकुलर वेट होता है वो 18 डाल्टन से जो है वो कम होता है या इसके बराबर होता है। तो बेसिकली हम माइक्रो मोलिक्यूल और मैक्रो मोलिक्यूल में कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिनका भी मोलिकुलर वेट 1000 या 1000 डाल्टन से नीचे होता है उनको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, और जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मैक्रो। या फिर दूसरा डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, जो हमें नीचे फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं, सोल्यूबल मिल जाते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं सारे माइक्रो होते हैं, और जो ऊपर मिलते हैं वो सारे मैक्रो होते हैं। लेकिन इसमें लिपिड जो है एक्सेप्शन है, लिपिड को छोड़कर। ठीक है, आप सबको पता है कि जो लिपिड है वो सेल वॉल का भी एक कंपोनेंट है। तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से मोलिक्यूल जो कि अर्थ क्रस्ट पे कितने अमाउंट में मिलते हैं। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी। तो इन देखो दोनों ही चीज़ें अर्थ क्रस्ट में भी मिलती हैं और ह्यूमन बॉडी में भी मिलती हैं, लेकिन जो इनकी परसेंटेज है वो अलग अलग है। तो जो लिविंग स्टेट में मिलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और माइक्रो मोलिक्यूल और मैक्रो मोलिक्यूल मैंने आपको बता दिया, दो में होते हैं डिवाइडेड। बायोमोलिक्यूल, माइक्रो मोलिक्यूल और मैक्रो मोलिक्यूल डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर वेट, ये सारे जो है डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से
इनो ये तो ऊपर वाले हमने पढ़े थे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स। अब हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, वाटर है, कंपाउंड मिल जाते हैं, तो ये मोस्टली आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा होगा, देखो इसमें बताया हुआ है ये कि जो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर बर्न कर दें तो जो हमें मिलेगा मोस्टली वो एसिड्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है चले जाते हैं। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये होते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम वही चीज़ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूक्लियोटाइड, बेस, फैटी एसिड, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपोनेंट वही होते हैं लेकिन उनका जो देखने का नज़रिया बदल जाता है, लिविंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से। तो पहले हम करेंगे अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड में मोस्टली क्या होते हैं, देखो अमीनो एसिड में क्या होगा, ये एक कार्बन होगा, ठीक है, इसके साथ एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा और एक जो है एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक उसमें एच चेन होगी और एक होगी आर चेन। तो ये फॉर्मूला होता है नॉर्मली बेसिक अमीनो एसिड्स का। तो जो आर चेन है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। सपोज करो अगर इसमें एच है तो वो क्या होगी, ग्लाइसिन, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूला है CnH2 COOH और यहाँ H है, और अगर यहाँ पर भी H है तो क्या हो गया, ये ग्लाइसिन। अब यही H की जगह अगर हम CH3 मीथेन लगा देते हैं तो वो बन गया एलेनिन, एलेनिन। और यही की जगह अगर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा लेते हैं CH2OH, यानी कि COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर H थाई, और R ग्रुप की जगह दिखा दिया हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, तो यही क्या बन जाएगा, सिराइन बन जाएगा, ठीक है। अमीनो एसिड बेसिकली 20 होते हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड होते हैं। अभी इसमें बताऊंगी कि एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, टोटल हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसके बेसिस पर अब अमीनो एसिड बता दिया मैंने कि जो ग्रुप होता है आर ग्रुप, उसके बेसिस पे भी चेंज हो सकते हैं। दूसरे ये अमीनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक। ये बेसिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं जैसे कि लाइसिन हो सकता है, और जैसे कि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि ना एसिडिक और बेसिक जैसे कि वेलाइन होता है। तो डिपेंड्स करता है इन पर। एरोमेटिक हो सकते हैं, खुशबू आती है इनमें से, जैसे कि ट्रायोसिन, फिनाइल एनिल और ट्रिप्टोफेन होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये फॉर्मूला होता है अमीनो एसिड का, उसमें ना ज्यूटर आयनिक कॉम्प्लेक्स भी बनने की संभावना होती है, क्योंकि बेसिकली ये होता है, ये पॉजिटिव स्टेट में बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला कि CHCOH और यहाँ से NH2 और यहाँ से R चैन होती है, ठीक है। R चैन के बेसिस पे तो अमीनो एसिड थे। अब जब NH2 एक H बाहर से ले लेता है, क्योंकि ये बहुत आयनिक होते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन बना देता है, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। अब देखो NH2 सेम रहेगा लेकिन COOH जो है अपना एक H बाहर निकाल देता है। तब जो अपना एक H बाहर निकाल देता है तो ये कैसा कंडीशन हो गई, नेगेटिव कंडीशन होगी। लेकिन कुछ जो होती है इंटरमीडिएट कंडीशन जो है इसकी ऐसी भी बन सकती है कि जहाँ पे न्यूट्रल है, नेगेटिव भी निकाल दी इसने, अपना एक निकाल भी दिया और एक ले भी लिया, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को ज्यूटर आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, इस वाली चीज़ को ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अमीनो एसिड्स के बारे में। एक बार बता देती हूँ, अमीनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, माइक्रो कंपाउंड्स होते हैं। अमीनो एसिड जो है 20 होते हैं टोटल। बताया था मैंने, गैस का फॉर्मूला याद रखना कैसे चेंज होगा, H के साथ ग्लाइसिन, एलिनिन के साथ मिथाइल ग्रुप, R ग्रुप की जगह, और H के साथ हाइड्रोक्साइल मिथाइल ग्रुप जो है लगता है, सिराइड बच जाता है। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं ये, और कुछ एरोमेटिक भी होते हैं जैसे कि ट्रिप्टोफेन वगैरह। अब हम पढ़ेंगे लिपिड। लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होता है, लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल होता है। लिपिड मोस्टली इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, अभी बताया था ना कि ऊपर मिल जाते हैं रिटेंडेंट। और कंपाउंड किसके होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आर ग्रुप, इसमें क्या होता है जो अल्कोहल है ना उसका एस्टरिफिकेशन हो जाता है, एस्टरिफिकेशन, और उसके साथ हमें क्या मिल जाता है, जैसे कि मान लो ग्लिसरॉल है, CH2OH ये ग्लिसरॉल है। अगर इसका एस्टरिफिकेशन हम करा दें तो यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप एसिटिक ग्रुप लग जाएगा, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएंगे लिपिड या फैट्स।
ग्लिसरॉल या फैटी एसिड इनको बोलते हैं, ठीक है। और जो दो तरह से होते हैं ये, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और दो या दो से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिनका लो होता है वो ऑयल रहते हैं, यानी सर्दियों में भी वो क्या रहेंगे, ऑयल। और जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है वो जम जाएंगे, ठीक है, जैसे घी वगैरह होते हैं आपके यहाँ पर। अब देखो, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे लिपिड्स और फैटी एसिड मिलते हैं, जैसे कि लेसिथिन एक एग्जांपल है, ठीक है। और कुछ स्पेशल लिपिड्स होती हैं जो न्यूरल टिश्यूज़ में भी हमारे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये गिंगले ऑयल है ना, ये ऑयल इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये ऑयल रहता है विंटर्स में भी। तो ये होते हैं हमारे लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड से नाम आपको याद आ रहा होगा, डीएनए और आरएनए। लेकिन इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, ये तो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके, तो इसके एक्चुअली में जो अब डीएनए होता है वो किससे बना होता है, बेसिकली वो बना होता है नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसकी बैकबोन होती है ये, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस जो है दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन होता है। एक होता है पायरेमिडिन, पायरेमिडिन, ठीक है, DINE, पायरेमिडिन प्रेजेंट होता है। तो जो प्यूरिन होता है वो होते हैं A और G, यानी कि एडेनिन और गुआनिन। पायरेमिडिन जो होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। जो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यानी कि 4 बेस पेयर जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। डिफरेंस है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर। तो ये थे नाइट्रोजन बेस, 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस यहाँ पर हैं। आगे हम करेंगे, देखो इसमें क्या है कि जब नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर के साथ मिलता है, पेंटोज शुगर के साथ मिलता है, तो उसमें ना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फॉर्म होता है। और जब ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ मिल जाते हैं तो उसको न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ मिल जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सी की जगह, एस की जगह क्या बन जाएगा, टाइड, ठीक है। तो ये जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं यही मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, शुगर का दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये शुगर है, ये ग्लूकोज मोलिक्यूल है, ये राइबोज मोलिक्यूल है, ये अमीनो एसिड दिए हुए। देखो बताया था ना, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन, सिर्फ यहाँ की आर ग्रुप में चेंज है उसके हिसाब से। और एग्जाम्पल इसको याद करने का तरीका गैस, ठीक है। फैटी एसिड, पैल्मेटिक एसिड दिखाया हुआ है। पैल्मेटिक एसिड में कितने मोलिक्यूल, कार्बन कंपाउंड 14 यहाँ पे और 115 और एक 16 कार्बन कंपाउंड होता है मोस्टली। जो ये होते हैं ना 1 to 19 कार्बन कंपाउंड होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक ग्लिसरॉल दिखाया हुआ है, OH है ना। अब जब एस्टेरिफिकेशन हो गया इसका तो COR ग्रुप इसमें जुड़ गया। COR ग्रुप जुड़ने से क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया, यानी कि फैटी एसिड बन गया ये हमारा, ठीक है। तो ये फोस्फोलिपिड लेसिथिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फैट और ऑयल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडेनिन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर, तो एडेनोसाइन कैसे बन गया, ये पेंटोज शुगर के साथ मिलकर एडेनाइन, एडेनोसाइन बन गया, ठीक है। तो ये दिए हुए 5, ये दिए हुए पायरेमिडिन, यूरेडिन, एडेनाइल एसिड, एडेनाइन के साथ मिलकर बन गया। तो ये सारे क्या रहे थे, माइक्रो कंपाउंड। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे हमने, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस थे, अमीनो एसिड थे, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। यानी कि जो फंक्शन होता है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म होता है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, वो सब वो करते हैं, ठीक है।
और इनका हमारी ग्रोथ पे, हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। इवन सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग स्टेट में ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। लेकिन इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हैं जिनके अभी जो है फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या कैसे बनते हैं वो तो नोन है, लेकिन जो उनके फंक्शन होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन है उनके, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट है और एंथोसाइनिन है, ये हैं। मोर्फिन और कोडिन है, एल्कनोइड्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। जैसे कि टर्पनॉइड्स हैं, मोनोटर्पिन्स हैं, डाईटर्पिन्स हैं। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल मिलता है हमें, ठीक है। टॉक्सिन है जैसे कि एब्रिन और रिक्किन है। लेक्टिन्स मिलते हैं जैसे कि कॉनकेन, वेलिन ए। ड्रग्स हैं जैसे कि विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेलुलोज, इनकी ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत होती है। सेकेंडरी मोलाबाइट्स मेटाबोलाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी बॉडी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, ये अभी तक इसके फंक्शन जो है वो इतने ज़्यादा नॉन नहीं है। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे हम नहीं जाएंगे, इनके नाम से ही पता लग रहा है कि किस चीज़ में ये होते हैं। अब हम करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल मैंने बता दिया था आपको, जो ऊपर मिले थे हमें, जिनका मोलिकुलर वेट 18 डाल्टन से ज़्यादा था, वो सारे क्या आएंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आएंगे। जिसमें लिपिड जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है। दैट आई हैव टोल्ड यू कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है। अब जैसे कि जो हम मोस्टली हम कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि वाटर जो है हमारा 70 to 90% रहता है। प्रोटीन जो है वो हमारा 10 to 15% रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है वो 5 to 7% होता है और आयन जो है वो सिर्फ 1% होते हैं। तो इसमें से वाटर, लिपिड और आयन को छोड़कर ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बताया था मैंने, अमीनो एसिड्स के, ठीक है। प्रोटीन्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के, ठीक है। अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। हाँ पढ़ा ना, मैं गैस के फॉर्मूले से याद भी रखा था, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब क्या होता है इसमें, प्रोटीन जो है डिफरेंट, इसमें क्या होता है, होमोपोलीमर नहीं होते, ये हेट्रोपोलीमर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हेट्रो, ये दिखाया हुआ है, हेट्रोपोलीमर होता है ये। मतलब सेम टाइप के मोलिक्यूल से सेम टाइप की जो अमीनो एसिड है वो नहीं मिलती, अलग अलग अमीनो एसिड मिलती हैं। तो सबसे पहले जो जनरेशन होती है अभी, ये प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये AUG से स्टार्ट होती है, इनकी मिथियोनाइन से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट कोडोन होता है। उसके बाद एक चेन ऊपर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा एलिनिन लग गया, ठीक है। एलिनिन के बाद हमारा ट्रिप्टोफिन लग गया, ट्रिप्टोफिन के बाद हमारा जो है सीरीन लग गया। तो इस तरह से एक चेन बनती रहती है प्रोटीन की। और क्योंकि ये सेम नहीं होती तो क्या होती है, हेट्रोपोलीमर होती है। और जो कोलाजन होता है, ये कोलाजन जो है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और ये जो प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन, ये हमारे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सबसे अबेंडेंट प्रोटीन होती है कोलाजन। इसके अलावा ट्रिप्सिन कहाँ होता है, एंजाइम स्टोमक में होता है, ठीक है। प्रोटीन की डायलिसिस में हेल्प, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, पेनक्रिएटिक हार्मोन जो होते हैं उसमें से रिलीज होता है। एंटीबॉडीज़ जो हमारी WBCs होती हैं फाइट करती है। रिसेप्टर्स भी होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे कि स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हार्मोन जो होते हैं ये सब होते हैं। और GLUT4 ये अनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को, GLUT4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ट्रिप्सिन का एग्जाम्पल देकर कि एंजाइम भी बहुत सारे। अब ना इनमें से कुछ होके ना एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। अच्छा, ये कोलाजन मैंने बता दिया बहुत अबंडेंट है किसमें, एनिमल वर्ल्ड में। लेकिन रुबिस्को एंजाइम जो है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। फोटोसिंथेटिक साइकिल जो पढ़ेंगे ना हम, उसमें अभी आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें। रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है, इसका नाम रुबिलोज बाइफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है और सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं ये एक्चुअली में होते क्या है। तो प्रोटीन हमने पढ़ लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, हेट्रोपोलीमर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होती हैं? ये देखो, होमो भी हो सकते हैं, होमोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं और हेट्रोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं। होमो जब एक जैसे से बनाए, जैसे कि सेलुलोज है। ठीक है, कहाँ मिलता है सेलुलोज? सेलुलोज कहाँ मिलता है? सेलुलोज मिलता है कहाँ? प्लांट से मिलता है सेलुलोज। होमोपोलीमर्स होता है सेलुलोज। ठीक है, किसकी मोनोमर्स यूनिट होती हैं? ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट होती हैं। ठीक है, गैलेक्ट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? ग्लाइकोजन एनिमल में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट्स होती हैं इसकी। अब देखो, इंसुलिन जो है वो कहाँ मिलता है? ह्यूमन में मिलता है। किसका? ह्यूमन के अलावा कुछ एक मैमल्स और होते हैं जिनमें मिलता है। ठीक है, तो ये किसका पॉलीमर होता है? ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो ये होमोपोलीमर भी हो सकते हैं और हेट्रोपोलीमर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो हम स्टार्च करते हैं, स्टार्च क्या है? स्टोर फूड मटेरियल है प्लांट्स का। इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जो आयोडीन होता है उसको अपने अंदर जो है एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए जब स्टार्च, आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि स्टार्च को आयोडीन के साथ मिलाया तो ब्लू कलर दे दिया, है ना। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च ना I2 को अपने अंदर बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से जो है इसमें इसमें क्या है, ब्लू कलर आ जाता है। लेकिन जो सेलुलोज होता है वो नहीं बाइंड करता है, तो इसका कोई असर नहीं होता सेलुलोज पर। तो सेलुलोज के लिए हम आयोडीन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉलीसेकेराइड। ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज किसका कार्बोहाइड्रेट है? सेलुलोज प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है इसकी। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। ये सेलुलोज का हमने कर दिया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड, ये हमने कर लिया था। मॉडिफाइड शुगर ये होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का, वो भी पॉलीसेकेराइड से बना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जैसे कि चिटिन है। ठीक है, ये किसका किसका है चिटिन? ये आर्थ्रोपोड्स का है। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह होते हैं ना आर्थ्रोपोड्स, तो उनका एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर स्केलेटन बना होता है, तो चिटिन है से बना होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो भी मोस्टली होमोपोलीमर्स ही होते हैं। अब हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड हम कर चुके हैं ना। अभी हमने करा था ना, जब नाइट्रोजन बेस करा था, नाइट्रोजन बेस करा था ना, नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बना देते हैं, और जब इनमें फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो वही न्यूक्लिक एसिड होता है। जब ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोस्टली दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो वो डीएनए के अंदर क्या होंगे? एडेनिन, ग्वानिन और क्या, थायमिन और साइटोसिन, ये होते हैं। ठीक है, और जो आरएनए के अंदर होंगे वो क्या होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, यूरेसिल और साइटोसिन, ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें टी की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यू प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में। ठीक है, और जो ये इनकी जो वो जैसे मान लो ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, नाम याद रख लेना, वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि बेस पेयर ऐसे प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे, इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि मान लो ए के साथ क्या होगा? टी होगा। ठीक है, सी के साथ क्या होगा? जी होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसी तरह होती है, ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो एक बेस पेयर होता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये 3.4 एंगल स्ट्रॉन्ग होता है। और मोस्टली जो ये पूरा एक होता है ना हेलिक्स, इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34 एंगल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको एंगल स्ट्रॉन्ग तो पता ही है, 1 एंगल स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है,
तो इस तरह से होता है। और ये जो इनकी चेन होती है ना 5:3 होती है। अब ये पोलरिटी 5:3 हम कैसे करेंगे, जिसकी बैकबोन है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप जहाँ प्रेजेंट है ना वो 5 पोलरिटी होगी इसकी, और जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ 3 पोलरिटी होगी। और जो चेन होती है ना, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अगर ये 5:3 है तो ये कितना होगा, 3:5 होगा, यानी कि अपोजिट पोलरिटी के हिसाब से ये क्या करते हैं। RNA जो है सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स भी होता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली जो है वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो जो प्रोटीन्स है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्चरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, आर्जिनाइन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफिन, इस तरह से जो ना एक चैन में प्रोटीन्स जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है और इसमें जब जहाँ से शुरू होती है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, जहाँ से शुरू हुई है रिएक्शन, और जहाँ ख़त्म होती है उसको बोलते हैं C टर्मिनल। ठीक है, तो इसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है उसे एन टर्मिनल, और जहाँ ख़त्म होती है वो C टर्मिनल। और आपको पता है कि प्रोटीन किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड मिलकर के बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसका सीट लाइक होता है, जैसे सीट को हम फोल्ड कर देते हैं ना, इस तरह से होता है। देखो ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर। और देखो जो DNA में था ना वो राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये हो गया इसका सेकेंडरी। टर्चरी में क्या है, जिसमें आप बॉल की तरह, देखो ये दिख रहा है ना आपको, बॉल की तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आपस में फंसे हुए हों उसको 3D व्यू भी बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं टर्चरी स्ट्रक्चर। और जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, हीम का स्ट्रक्चर है, वो होता है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे दो दो करके 4 बॉन्ड मिले होते हैं, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, वो याद रखिएगा आपको इसको। ठीक है, अब नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज मोनोमर्स। तो देखो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो मोनोमर्स भी हो सकते हैं, होमोपोलीमर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोपोलीमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का लिंकेज क्या होता है, उनके बीच का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और जो DNA होता है उसका मैंने बता दिया था कि जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में मिलते हैं तो N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, N ग्लाइको सिडिक, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लेकिन अगर अब ये जो है न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, अब न्यूक्लियोसाइड्स जब फॉस्फेट के साथ जुड़ेंगे तो उसमें होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, इसमें DNA में न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA RNA में, पहला होता है N ग्लाइकोसिडिक और दूसरा होता है फॉस्फोडाइस्टर। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है मोनोमर्स जो हैं ये लिंकेज के थ्रू जो है वो एस्टरिफिकेशन करके बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो डबल हेलिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना DNA का, ये DNA का दिखा रखा है, ये बेस पेयर थाइमिन और एडेनाइन ना, T और A है ना, और ये G और C हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ ना ये, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस थे, ये सुगर हो गई, पेंटोज शुगर, और ये फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये फॉस्फेट बॉन्ड है। तो इस तरह से जो है वो हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट ये हमने कर लिया है, ये एंगस्ट्रॉम मैंने बता दिया था आपको, पित्त कितनी प्रेजेंट होती है। अब देखो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेटाबॉलिज्म। अब ये देखो कि जो डायनेमिक स्टेट के बारे में इसने बोला है कि देखो अगर कोई भी लिविंग बॉडी है, मान लो ये लिविंग बॉडी है, कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। सपोज करो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई तो सब कुछ क्या हो गया, शांत। अब जब सब कुछ शांत हो गया तो क्या लाइफ बचेगी, लाइफ बचेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगी लाइफ। क्यों नहीं बचेगी, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो लाइफ कैसे बचेगी। लाइफ के लिए रिएक्शन होना जरूरी है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमेशा जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा हमारी बॉडी किस में रहती है,
डायनेमिक स्टेट में रहती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी भी नहीं आती है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है डेथ, फिर नहीं भाई लाइफ चलेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा अगर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम सब बराबर ही हो गया है तो फिर कोई रिएक्शन ही नहीं बनती, और जब कोई रिएक्शन ही नहीं बनती तो फिर लाइफ कैसे होगी। तो डायनेमिक स्टेट रहती है। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती हैं, एनाबॉलिक होती हैं और कैटाबॉलिक होती हैं। एनाबॉलिक होती है जैसे कि मतलब एक है और एक है, ये जुड़ जाए आपस में, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक होता है कि एक है, ये ब्रेक हो जाए आपस में, ठीक है, अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरा, जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम वर्क करता है उनके ऊपर, यानी कि एंजाइम जो है उससे रिएक्शंस होती है। एंजाइम एक्चुअली में क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और ये स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। कैसे स्पीड अप कर देता है, अभी हम एंजाइम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इतनी एक छोटी सी रिएक्शन को जो बहुत टाइम ले रही थी उसे कितनी जल्दी सेकेंड्स में कर देता है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथ पते हैं, मैं बता चुकी हूँ। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है। जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनमें इसका रिक्वायरमेंट होता है, या तो रिएक्शन करने के लिए या फिर ये रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होती है। तो ये मोस्टली एनर्जी करेंसी होती है। इसके अलावा जो है बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। तो ये लिविंग स्टेट में बता चुकी हूँ कि हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा, डायनेमिक स्टेट में होगी और सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करेंगे। अब आ जाओ एंजाइम पे, ठीक है। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सिर्फ किसको छोड़ के, न्यूक्लिक एसिड को। और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन है, आरएनए है ना, राइबो एंजाइम, ये कभी कभी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसको छोड़कर बाकी सारे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। और एंजाइम क्या करता है, ये स्पीड अप कर देता है। बेसिकली जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक एंजाइम वो हाई टेम्परेचर भी काम करते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म के एंजाइम होते हैं जो थर्मल वेंट्स वगैरह में रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। बेसिकली जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म होता जाए। तो जो एंजाइम होता है उसमें एक साइट होती है, जैसे कि एंजाइम है, इसमें एक साइट होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट के साथ ही जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है और उसको रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, स्पीड ला देता है इसमें। जैसे कि केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ये है केमिकल रिएक्शन, अगर इसको एंजाइम के साथ करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी ये एंजाइम रिएक्शन। तो जो इसका रेट होता है किस पे, जिससे जितना प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम टेकन है, उस पर इसका रेट डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन कितने टाइम में बन रहा है, ठीक है। तो एंजाइम से अब देखो ये आया एंजाइम का कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब इसको हटा दो अभी कि एंजाइम की एब्सेंस में जब ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो इसको लग रहा है कितना, 1 घंटा लग रहा है, और 200 मॉलिक्यूल बना रहा है ये सिर्फ। लेकिन वहीं हमने अब इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे दिया, एंजाइम दे दिया, तो ये कितना बनाएगा, 6 लाख मॉलिक्यूल बनाएगा 1 सेकेंड में। यानी कि जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गई एकदम से, किसकी प्रेजेंस की वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस से। तो ये क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। और कितनी स्पीड अप कर देता है, ये आप देख रहे हो कि 1 घंटे में कहाँ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, वहीं 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल, यानी कि 10 मिलियन टाइम्स उसने क्या किया, रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो इतनी स्पीड देते हैं ये एंजाइम कैटलिस्ट को, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड है, इसमें भी नंबर ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं। आगे जब हम करेंगे ना फिजियोलॉजी, उसमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कैसे अदर रिएक्शंस होती हैं, उसमें उनके एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, रूबिस्को के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लीजिए कि किस पे डिपेंड करता है, हाई रेट्स की जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे मान लो सबस्ट्रेट के साथ साथ बढ़ता गया, लेकिन एक लिमिट के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि भाई देखो सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है लेकिन क्या है, एंजाइम तो उतना ही है ना, तो एंजाइम उतना ही है तो फिर नहीं बढ़ेगा ना आगे प्रोडक्ट। तो एक सबस्ट्रेट के साथ साथ इंक्रीज होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट का, लेकिन एक टाइम के बाद वो, अब देखो यहाँ पर देखो, एक टाइम के बाद वो कम हो जाता है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दी हुई है, और देखो यहाँ सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है वो हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है कम है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी कि इसमें से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्या है, एनर्जी कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक, अब ये देखो कि जब अगर सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट बना रहा है,
ठीक है। तो देखो इसकी एनर्जी विद एंजाइम है बहुत कम लग रही है, और अगर एंजाइम हम नहीं दे रहे हैं तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है और फिर भी प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है। लेकिन अगर एंजाइम हमने दे दिया तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, कम। एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमाइज एनर्जी जो हमें देनी पड़ती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है कि देखो जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके साथ एंजाइम जो है मिल जाएगा तो ये क्या बना जाएगा, ये बना देगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद सॉरी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट नहीं, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। इस तरह से हमें सबस्ट्रेट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, और स्पीड अप कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी इसको कम चाहिए होती है जब हमें एंजाइम होते हैं तो। ठीक है, अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शंस क्या होता है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शंस कैसे होगा, देखो ये मैंने अभी बताया कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बना देगा, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट में, और फिर वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, हट जाएगा वहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरी रिएक्शन के साथ जाके फिर वो फटाफट जो है अटैच हो जाएगा। तो देखो ये बेसिकली जो कैटालिटिक साइकिल है एक एंजाइम का, वो कैसे एक्शन करता है, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, इन्हें वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, दो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ। जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पर जो है ये है एंजाइम, ठीक है, बाइंड हो गया, फिट हो गया एक्टिव साइट में। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अल्टर कर लेगा, अब उसको टाइटली कर लेगा, किसी और को उससे नहीं करने देगा। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम क्या करेगी, नाउ क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक। अब क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देगा या ज्वाइन करा देगा, जिससे ज्वाइन करा देगा केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू, और नया एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे था सबस्ट्रेट और एंजाइम, यहाँ पे क्या बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम, और यहाँ पे क्या चेंज हो गया, प्रोडक्ट एंजाइम। उसके बाद एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री द एंजाइम फॉर द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट और एंजाइम क्या हो जाएंगे, अलग अलग। एंजाइम रिलीज हो जाएगा, दूसरी रिएक्शन के साथ जाके करेगी, कंबाइन कर लेगा। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग, किसको फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, एंजाइम को। तो देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, टेम्परेचर, ये देखो पीएच जो है, पीएच के साथ साथ बढ़ता है लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज होता है लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। जो कम टेम्परेचर रहेगा तो उसमें क्या होएगा, फ्रीज हो जाएगा एंजाइम, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसमें ब्रेक हो जाएगा, डटरियोट कर देता है एंजाइम को, ख़त्म कर देता है। ठीक है, डीनेचर्ड कर देता है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ दिया हुआ है सबस्ट्रेट की, तो कंसंट्रेशन के साथ भी बढ़ता है लेकिन फिर उसके बाद फॉल हो जाता है। अब यहाँ पे Km मिस्चेल कांस्टेंट दिया हुआ है, ये मिस्चेल, इसमें नहीं नाम दिया हुआ है, मिस्चेलिस कांस्टेंट इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मिस्चेलिस कांस्टेंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो Km है ये किसके इक्वल होता है, वी मैक्स बाय हाफ के इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, मिस्चेल कांस्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है ना। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब हम एक बात बोल रहे हैं बार बार कि देखो कि अगर सबस्ट्रेट दे रहे हैं हम ज़्यादा तो रिएक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाती है। तो क्या क्या फैक्टर उस पर इफेक्ट करते हैं, देखो पहला फैक्टर तो यही है कि भाई नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो जितना होगा उतने ही तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, नंबर ऑफ एंजाइम खत्म हो जाएगा। दूसरा तो खत्म हो जाएगी रिएक्शन। दूसरा काम करता है उस पर इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं, एक्चुअली में कुछ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि ये है सबस्ट्रेट, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, ये है एंजाइम। ठीक है, अब ये इसमें जाके फिट होगा एंजाइम, लेकिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटर का इनके जैसा ही रिएक्शन होता है। मान लो ये है इनहिबिटर का रिएक्शन, अब ये क्या करेगा, एंजाइम से पहले जाके यहाँ सबस्ट्रेट पे जुड़ जाएगा, और उसके बाद इसकी एक्टिव साइट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसकी एक्टिव साइट को बंद करने की वजह से क्या एंजाइम इससे जुड़ ही नहीं पाएगा और रिएक्शन शुरू हो ही नहीं पाएगी, तो ये इनहिबिट कर देता है, रिएक्शन को बंद कर देता है। ये तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसका काम करते हैं। कुछ जो होते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस उसको इनहिबिट कर देते हैं रिएक्शन, वो एक्टिव साइट पे नहीं, कॉम्पिटिशन में नहीं आते। वो कॉम्पिटिटिव का एक एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजन बाय मेलोनेट का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, सक्सिनेट से। तो मेलोनेट इसमें जुड़ जाता है और जो सक्सिनेट जो है वो बेचारा रह जाता है, इसकी वजह से रिएक्शन ही नहीं हो पाती। तो ये कॉम्पिटिटर इनहिबिटर होता है।
ठीक है। बाकी के भी इनहिबिशन दिए हुए हैं बाकी की बुक्स में, तो वो हम जैसे एलोस्टो एलोस्टेरिक जो एलोस्टोरिक एलो एक मिनट एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक स्टेरिक कंपटीशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये ये मान लो सबस्ट्रेट है और एंजाइम क्या है, एंजाइम ये है, ठीक है। अब ये मान लो ये इसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ एंजाइम को आना है, लेकिन एक दूसरा इनहिबिटर आता है और यहाँ लग जाता है। अब जैसे ये यहाँ लगता है, ये एक्चुअली में एक्टिव साइट नहीं है, दूसरी साइट है, तो ये इसको ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देता है, ये वापस आ जाती है अपने रिएक्शन में, ऐसे आ जाती है और ये यहाँ से बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं किया है इसने, दूसरी साइड पे एलोस्ट्रेपिक साइड पे ये जो है जुड़ा है, लेकिन इसने एक्टिव साइट को ऑटोमेटिकली क्लोज करवा दिया है। तो इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बोलते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक बार हम रीडिंग ले लेंगे तो सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं भाई। इसकी 13 से 6 क्लासेस होती हैं, इसकी एंजाइम्स की 6 क्लासेस होती हैं, और उसमें से 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं जिनके नेम्स अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं 6 क्लासेस में थोड़ा थोड़ा। जैसे एक होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज, उसमें क्या होता है, रिड्यूस होती है, ऑक्सीडाइज होती है और फिर रिएक्शन बन जाती है। ऐसे ही ट्रांसफरेज क्या मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र करते हैं एक ग्रुप को, सबस्ट्रेट के एक ग्रुप को ट्रांसफ़र किस में कर देंगे, प्रोडक्ट में कर देंगे। हाइड्रोजिलेज एंजाइम क्या होते हैं, वो हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, एस्टर का, ईथर का, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है उसमें से, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। पैप्टाइड ग्लाइकोसिडिक CC बॉन्ड है, हेलाइड है, PN बॉन्ड है, इसमें से क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो H2O निकल जाता है। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। लाइगेज किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है, इसको ब्रेक कर देंगे, देखो यहाँ ब्रेक हो गया ना, तो लाइगेज। लाइसिस लाइगेज क्या होते हैं, लाइगेज जोड़ देते हैं। लाइगेज क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दो कंपाउंड है उनको आपस में लिंक कर देंगे। आइसोमरेज क्या करते हैं, एक कंपाउंड को उसी के ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें आइसोमरेज बोलते हैं। तो ये थे 6 टाइप, याद कर लीजिएगा क्या क्या काम थे, याद कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक बचा है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, एक्चुअली में ये एंजाइम के साथ जो जुड़ते हैं ना उनको बोलते हैं कोफैक्टर। और कौन से, जैसे कि मान लो जो मेनली एंजाइम पार्ट होता है प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि ये कोफैक्टर्स जो हैं, जैसे मान लो ये एपो एंजाइम है, ये प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ते हैं कोफैक्टर जो कि प्रोटीन नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक पार्ट, ये प्रोटीन पार्ट नहीं होते, ठीक है। कोफैक्टर जो होते हैं ये प्रोटीन पार्ट नहीं होते। तो जो एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीनियस पार्ट होता है, लेकिन एपो एंजाइम जो होता है ना अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ कोफैक्टर ना जुड़े। जब कोफैक्टर जुड़ता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, वरना वो एक्टिवेट नहीं होंगे और ना ही एंजाइम की तरह काम करेंगे, ना ही किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है। और ये एपो एंजाइम के साथ ही जुड़ते हैं। कोफैक्टर मोस्टली 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होते हैं कोएंजाइम एंड एक होते हैं मेटल आयन। एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी एपो एंजाइम के साथ जब प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या होएगा, टाइटली बॉन्ड होते हैं सबसे पहले, कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन प्रोक्सीडेज में एंड कैटलेज विच एंजाइम द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट कर दिया इसने, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये कैसे किया, प्रोस्थेटिक एंजाइम की हेल्प से किया, ठीक है। पेरोक्सीडेज एंजाइम जो था उसकी हेल्प से किया। हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। क्लियर। दूसरा है को एंजाइम, यानी कि अब क्या को फैक्टर की तरह जुड़ रहा है, को एंजाइम को फैक्टर की तरह जुड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि NAD और NADP हैं एंजाइम, जो को एंजाइम निकोडेनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या करते हैं, विटामिन नाइसिन करते हैं, ठीक है, और ये फर्दर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी मैंने बताया ना जब हम फिजियोलॉजी करेंगे तो उसमें करेंगे कौन सा एंजाइम कहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो वो एक लिंकेज हो जाएगा इस चैप्टर से फिजियोलॉजी में ना। तो बस इसको समझना है कि कौन से एंजाइम होते हैं। आपको हमने पढ़ लिया प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम। अब मेटल आयंस भी क्या करते हैं, ये एपो एंजाइम से जुड़ते हैं, जैसे कि जिंक है, को फैक्टर होता है किसमें, प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, मेटल आयंस बॉन्ड होते हैं। तो क्लियर हो गया कि को फैक्टर क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअली में एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं,
ठीक है, उसको स्टार्ट कर देते हैं, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बगैर जो होता है एंजाइम वो इनएक्टिव होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।